बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नीट 2018 का सेशन चल रहा था जिसमें हम लोगों ने पहला लेक्चर फिज़िकल केमिस्ट्री का देख लिया था। तो आज जो हम लोग सेशन करने जा रहे हैं उसमें हम लोग डील करेंगे बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को तो देखिए, पेपर कोड पीपी है 2018 का नीट का, जिसमें पहला सवाल जो इनऑर्गेनिक से पूछा गया है वो है क्वेश्चन नंबर 48 पर। सवाल डिस्प्ले हो गया है, आप क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। और चार ऑप्शन भी है, मैं ऑप्शन एक बार लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है बेरिलियम ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है बेरियम ऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड। आपसे पूछा है एसिडिक नेचर का कौन है या मोस्ट एसिडिक कौन है इनमें से। तो देखिए, एक रूल पहले आपको समझा देता हूं मैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रूल है जिसको हम लोग कहते हैं फजांस रूल। फजांस रूल। फजांस ने यह कहा कि कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं हो सकता। मैं लिखता चलता हूं। फजांस ने कहा नो 100% आयनिक कंपाउंड। दुनिया में जितने भी कंपाउंड हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर के साथ कोवैलेंट कैरेक्टर मौजूद होगा। तो इसने कोवैलेंट कैरेक्टर को मेजर किया और इसका कहना था कोवैलेंट जो नेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। अब ये चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, आइदर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो कोवैलेंट नेचर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साथ में एनायनिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी साइज ऑफ एनायन। निगेटिव चार्ज को एनायन कहते हैं। एनायन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और केटायन के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, केटायनिक साइज के। तो फजांस ने कहा कि जो कोवैलेंट नेचर होता है वो चार्ज के डायरेक्टली है, मतलब जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाएंगे वैसे वैसे कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक घटेगा। कोवैलेंट बढ़ेगा तो आयनिक घट जाएगा। अच्छा, चार्ज अगर सेम है, पहले चार्ज देखना है। अगर चार्ज सेम है तो साइज देखिए। अगर निगेटिव एटम है या एनायन है तो उसके साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर निगेटिव का साइज बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक घट जाएगा। और अगर केटायन का साइज है यानी पॉजिटिव चार्ज एटम का तो उसके इनवर्सली है, यानी केटायन का साइज छोटा होगा तो कोवैलेंट ज्यादा होगा। तो इसको ही हम लोग कोवैलेंट नेचर पर समझेंगे। कोवैलेंट नेचर, अब मैं बता दूं आपको, कोवैलेंट कैरेक्टर जिसके अंदर होगा वही एसिडिक नेचर का होगा, यानी जो कोवैलेंट नेचर के होंगे वही एसिडिक नेचर के होंगे। यानी एसिडिक कैरेक्टर बोले, कोवैलेंट कैरेक्टर बोले, सबसे पहले चार्ज देखना है फिर साइज देखना है। अच्छा, मैं इसका कोड बढ़ाता हूं कि मान लो ये फजान जो है ना वो एसी में रहना पसंद करता है, तो ए ऊपर रहेगा सी नीचे, एसी एयर कंडीशन। तो आप एसी से याद रखिएगा एनायनिक साइज ऊपर है, केटायनिक साइज नीचे है, और चार्ज के तो खैर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता ही है। तो कोवैलेंट नेचर या एसिडिक कैरेक्टर दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज्यादा कोवैलेंट कंपाउंड उतना ज्यादा एसिडिक इन नेचर। अब देखिए, ये सारी बातें तो हो गई। अब मैं यहीं पर लिख देता हूं, इसी का इनवर्सली होगा आयनिक। आयनिक आयनिक कंपाउंड को हो, आयनिक बॉन्ड को हो, आयनिक नेचर को हो। तो आयनिक जो है वो कोवैलेंट का उल्टा है
और कोवैलेंट ही एसिडिक है, जबकि आयनिक को हम लोग कहेंगे बेसिक। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। आयनिक कंपाउंड बेसिक नेचर का, कोवैलेंट कंपाउंड एसिडिक नेचर का, और कोवैलेंट के लिए रूल ये है। तो ये एक हल्का सा आप समझ लीजिए, मैंने इस टॉपिक को डिस्कस किया है, चूंकि रिवीजन क्लास है तो सीधा सीधी क्वेश्चन को बताने से बेहतर है कि थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, कोवैलेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के एनायनिक साइज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कैटायनिक साइज के। कोवैलेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एसिडिक करेक्टर होगा। कोवैलेंट का उल्टा होता है आयनिक, और एसिडिक का उल्टा होता है बेसिक। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले इसमें आप क्या देखेंगे, चार्ज देखेंगे। तो मैग्नीशियम पे +2, ऑक्सीजन पे -2, बेरिलियम पे +2, ऑक्सीजन पे -2, बेरियम पे +2, ऑक्सीजन पे -2, कैल्शियम पे +2, ऑक्सीजन पे -2। आप देख लें सब सेम ग्रुप का है। जब भी आप ऊपर से नीचे आते हैं जनरली चार्ज कांस्टेंट होता है। ऑक्सीजन का तो -2 होगा, और ये सेकेंड ग्रुप एलिमेंट हैं, सबका +2 होगा। तो गोया चार्ज तो कांस्टेंट हो गया। तो अब क्या देखना है, एनायनिक साइज या कैटायनिक साइज। इसमें देखिए निगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो कॉमन हो गया, तो ऑक्सीजन का साइज नहीं देखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज सब में सेम रहेगा। O पे 2 माइनस, O पे 2 माइनस, O पे 2 माइनस, O पे 2 माइनस, यानी आप ऑक्सीजन को नेग्लेक्ट कर दीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन कॉमन है। जो चीज़ें कॉमन होती हैं उसको कभी भी कंपेयर नहीं किया जाता, क्योंकि इसका इफेक्ट तो सेम लगना है। अब आइए आप यहाँ पर आप देखें ये वाला पार्ट, यही डिफर हो रहा है। यहाँ मैग्नीशियम, यहाँ बेरिलियम, यहाँ बेरियम, यहाँ कैल्शियम। तो सेकेंड ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे आते हैं साइज बढ़ता जाता है, और सेकेंड ग्रुप जो है आपका वो ये है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, यानी टॉप टू बॉटम आने पर साइज बढ़ता जाता है। तो सबसे छोटा साइज इसका हुआ। अच्छा, जिसका साइज छोटा होगा क्या उसका कोवैलेंट कैरेक्टर बड़ा होगा? इनवर्स रिलेशन है। तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका हुआ? बेरिलियम का। तो हमें मालूम है कैटायन छोटा होना चाहिए, कोवैलेंट ज़्यादा, कोवैलेंट ज़्यादा तो एसिडिक ज़्यादा। इसका मतलब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, बेरिलियम ऑक्साइड। तो ये तो हमने फजांस रूल के कॉन्सेप्ट से सीख लिया। चलिए आगे दूसरी बात करें। अगर आपको याद हो तो मैं बताऊं आपको, ये जो बेरिलियम होता है ये बनाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड उसको कहते हैं जिसके अंदर एसिडिक बेसिक दोनों कैरेक्टर होता है। मैग्नीशियम बनाता है वीक बेस, बेस बनाएगा, और ये सब बनाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस जो वाटर में 100% आयोनाइज हो जाता है या सॉल्युबल होता है उसे अल्कली भी कहते हैं। वाटर सॉल्युबल बेस कहो, स्ट्रॉन्ग बेस कहो, अल्कली कहो, एक ही बात है। वाटर सॉल्युबल बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, इसका नाम अल्कली है। तो यानी आपको दिख क्या रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। अच्छा, बेसिक तो बढ़ना ही है क्योंकि बेसिक आयनिक होता है और आयनिक कैटायनिक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैटायनिक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस सिस्टम से भी आप समझ सकते थे कि ऊपर से नीचे अगर बेस बढ़ रहा है तो ऊपर होगा एसिडिक। बाकी नेचर वाइज अगर आपको पता है तो आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए लास्ट बात बताता हूँ मैं, वो ये है कि बेसिक कैरेक्टर किस बात पर डिपेंड कर रहा है? आयनिक। आयनिक कौन होता है? आयनिक बॉन्ड होता है कैटायन और एनायन के बीच का इंटरेक्शन। तो भाई एनायन तो सब में सेम है, तो ये सोचो कि इन सारे एलिमेंट में जो सेकेंड ग्रुप का दिया हुआ है, किसके अंदर कैटायन बनने की टेंडेंसी ज़्यादा आसान है या जल्दी बन जाएगा? तो कहेंगे जितना बड़ा साइज होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिस पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल कर कैटायन बना दें, मतलब एक न्यूट्रल एटम को कैटायन बना दें। तो इसमें ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा? रेडियम। अगर होता तो यहाँ बेरियम है तो बेरियम लूज करेगा सबसे आसानी से, उसके बाद कैल्शियम करेगा, फिर मैग्नीशियम। बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो इसका मतलब इसके अंदर आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा या आयनिक बॉन्ड बनना बहुत मुश्किल है। तो आयनिक बनना मुश्किल तो बेसिक बनना मुश्किल, बेसिक बनना मुश्किल तो इसका मतलब ये बेस बहुत
कम होगा, बेसिक कम होगा तो एसिडिक ज़्यादा होगा। तो आप कैसे भी सिचुएशन को सोच सकते थे। खैर बहरहाल ये हो गया हमारा पहले सवाल का जवाब। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा था और फजांस रूल केमिकल बॉन्डिंग में तो आपको जानना ही है। यहां पर मैंने लिखा था कोवैलेंट नेचर, कोवैलेंट नेचर, और कोवैलेंट नेचर जो था वही आपका एसिडिक कैरेक्टर था। असल में इसको मैं अभी इसलिए रख रहा हूं क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 48 के बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो है क्वेश्चन नंबर 55। अब जरा देखें 55 क्वेश्चंस क्या कह रहा है। सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था इसीलिए मैंने थ्योरी का पोर्शन रहने दिया। पहला 55 पे कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, बेरियम हाइड्राइड, बताना है आयनिक ऑर्डर, यही 3 दिए हुए हैं। ऑप्शन को अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन अभी नहीं लिखा। सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर बताना है। अब सोचने वाली बात क्या है वो सुनिए। इसमें जो H है, H जब भी मेटल के साथ आएगा, मेटल के साथ जब भी H आएगा तो H पर होगा निगेटिव चार्ज, और H पर निगेटिव चार्ज होगा तो इसको कहेंगे हाइड्राइड। हालांकि मेटल पॉजिटिव फॉर्म में होता है इसीलिए हाइड्रोजन निगेटिव चार्ज होगा और प्लस माइनस के बीच में इंटरेक्शन होगा, इसी को आयनिक बॉन्ड कहते हैं, कैटायन और एनायन के बीच में। अब बताओ मुझे H पर निगेटिव क्यों आया। H पर निगेटिव आने के पीछे लॉजिक ये है कि एक तो हाइड्रोजन का साइज छोटा है और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मेटल के मुकाबले ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव नेचर का होता है हाइड्रोजन। यानी मेटल और हाइड्रोजन में अगर आप कंपेयर करें तो हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है एज कंपेयर टू मेटल। और दूसरी बात, हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ आ रहा हो बेटा, हाइड्रोजन जब भी नॉन मेटल के साथ आ रहा हो तो याद रखना है नॉन मेटल ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं, इसलिए वहाँ पर निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज। तो मेटल के साथ जब भी हाइड्रोजन आवेगा निगेटिव चार्ज और H पे माइनस चार्ज को हाइड्राइड कहा जाएगा। जैसे ऑक्सीजन पे माइनस होता है तो ऑक्साइड कहते हैं। खैर, तो यहाँ पर सब मेटल था और फिर से सेकेंड ग्रुप एलिमेंट ही आपको दिया है अगर आप गौर से देखें तो अभी आपको पढ़ाया था मैंने आयनिक कैरेक्टर के लिए वापस फजांस रूल, या फिर सिंपल सा लॉजिक, आयनिक बॉन्ड कौन बनाता है तो जो मेटल आसानी से केटायन में कन्वर्ट हो जाए। केटायन में कोई मेटल कैसे कन्वर्ट होता है तो वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है और उस अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को ले जाने की, उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा फेवर करेगा आयनिक बॉन्ड को। तो यहाँ फिर से वही कोड है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। सेकंड ग्रुप में जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे साइज बड़ा होता चला जाएगा। चलिए, इसमें ऑप्शन में सिर्फ 3 ही एलिमेंट तो हैं, तो बेरिलियम लेना है, मैग्नीशियम नहीं है, हटा दो। कैल्शियम लेना है और बेरियम लेना है, यानी स्ट्रोंशियम और रेडियम हटा दो। तो हमारे पास जो एलिमेंट बचे हैं उसमें बेरिलियम है, कैल्शियम है और बेरियम है। तो सबसे ज़्यादा आयनिक कौन बनेगा तो बेरियम बनेगा बेटा, BaH2, ये ज़्यादा आयनिक है। और सबसे कम कौन है तो बेरिलियम है। तो अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखलाऊं आयनिक कैरेक्टर को तो ये दिखलाऊंगा, और यही आयनिक के साथ साथ बेसिक कैरेक्टर भी है। और इसी का उल्टा कर दोगे तो एसिडिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। तो अब बताओ, अच्छा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है तो ये समझ लीजिएगा सबसे पहले बेरिलियम आएगा, उसके बाद कैल्शियम, फिर बेरियम। चलिए मैं आपको इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग में मैंने लिखा है, इंक्रीजिंग में लिखना है तो आप लिखिए साइज के हिसाब से। जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आयनिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। तो बेरिलियम, कैल्शियम, बेरियम, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है। तो ये था हमारा फजांस रूल जो बताता है आयनिक और कोवैलेंट कैरेक्टर को या एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को। तो आप फजांस को याद रखें, फजांस
चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही, साथ में AC का कॉन्सेप्ट याद रखिए। तो फजांस आ जाएगा, और फजांस में कोवैलेंट कैरेक्टर की बात होती है, कोवैलेंट ही एसिडिक नेचर का होता है, उसका रिवर्स कर दोगे तो आयनिक और बेसिक आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 58 क्वेश्चन काफ़ी आसान है अगर आप समझें। क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीशियम यानी Mg रिएक्ट्स विथ एलिमेंट X। मैग्नीशियम का रिएक्शन होता है X एलिमेंट के साथ। इफ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब इस X का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है 1s2 2s2 2p3 ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो कह रहा है द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज। पहली बात यहीं से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन में टोटल 2 2 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 7 है, तो प्रोटॉन भी 7 इलेक्ट्रॉन भी 7। तो कोया मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, अभी मैं ही नाइट्रोजन मानकर तब इनका रिएक्शन करा रहा हूं। तो आपको पता है वैलेंसी एक्सचेंज होता है, इसकी वैलेंसी है 2, इसकी वैलेंसी है 3, एक्सचेंज कर दो तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम के साथ 3 और नाइट्रोजन के साथ 2। अब इस नाइट्रोजन को आप रिप्लेस कर दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन X। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो काफी आसान था, यहीं से समझ में आ जाएगा। अच्छा चलिए दूसरी बात बताएं आपको कि ये ग्राउंड स्टेट का क्या कॉन्सेप्ट है। तो सुनिए, अब अगर हमने ये मान लिया कि हमें नहीं पता कि ये नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप देखिए कॉन्फ़िगरेशन से आपको क्या पता चल रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट। क्या सेकंड ऑर्बिट आउटर मोस्ट ऑर्बिट है? तो हमेशा रिएक्शन में या बॉन्डिंग में आउटर मोस्ट ऑर्बिट ही पार्टिसिपेट करता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ही पार्टिसिपेट करता है। ये है हमारा 2s और ये है 2p। तो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। हुन्स रूल के हिसाब से हर ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल जाएगा। याद रखिए ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट, और दूसरे ऑर्बिट में 2 ही सब सेल हैं 2s और 2p, आगे कुछ नहीं है। आगे तो साइज ही खत्म हो गया इस एटम का। यानी ये मत सोचिएगा कि 3s 3p 3d सब खाली पड़ा हुआ है ही नहीं। इसका मतलब अगर आप इसको एक्साइट कीजिएगा, ये ग्राउंड स्टेट पे कॉन्फ़िगरेशन एक्साइट कीजिएगा, तो इलेक्ट्रॉन 2p से निकल कर बाहर चले जाएंगे और इसको बना देंगे केटायन। ये एलिमेंट अगर X है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। और हमें क्या करना है? एक्साइटेड करके सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से उसी एटम के दूसरे ऑर्बिट या ऑर्बिटल में ले जाना है। यानी हमें आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं देनी है। एक्साइटेशन में हमेशा याद रखिएगा आयोनाइजेशन एनर्जी से कम एनर्जी देनी होती है एक्साइटेशन के लिए। एक्साइटेशन में क्या होता है, जो जिस नेचर का है उसी नेचर में रखना है, मतलब न्यूट्रल को न्यूट्रल ही रखना है। सिर्फ एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को आप शिफ्ट करेंगे एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में। तो यहाँ एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है, याद रखिएगा। इस कॉन्फ़िगरेशन में आप एक्साइट नहीं कर सकते। जब आप एक्साइट नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब यही 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अगर आप एक्साइट करते तो ये वाला यहाँ से 2s से जाता और अनपेयर्ड हो जाता, यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करना ही एक्साइटेशन कहलाता है। तो ये तो सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना सकता है, सिर्फ 3 बॉन्ड बनाएगा विथ 1 लोन पेयर। तो अब 3 बॉन्ड बनाने का मतलब इसकी वैलेंसी 3 है, जबकि मैग्नीशियम एक मेटल है, इसकी वैलेंसी 2 है। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, यानी इसको आप 2 बार लेकर आ जाएं, इस एलिमेंट को 2 बार लेकर आ जाएं और इस एलिमेंट को 3 बार लेकर आ जाएं, तभी होगा। इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, फिर इसके 2 इलेक्ट्रॉन फिर इन दोनों के साथ। इस तरह से अगर मैं ऑर्बिटल पर ही समझाने की कोशिश करूं तो ऐसा मैं समझाना चाह रहा हूं कि एक मैग्नीशियम आएगा जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वो इन दोनों ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेगा। फिर ये आएगा तो ये बनाएगा इसके और इसके साथ, फिर ये आएगा इसके साथ। यानी मैग्नीशियम आया 3 पीस और ये X आया 2 पीस। तो ये आप ऑर्बिटल के ऊपर समझकर
बॉन्डिंग दिखला सकते थे, ओवरलैपिंग दिखला सकते थे। बहरहाल मैं बहुत डिटेल में गया था आपको इनऑर्गेनिक समझाने के लिए, ऑर्बिटल लोन पेयर और एक्साइटेशन का कॉन्सेप्ट, लेकिन आप देखें तो ऊपर ऊपर से बहुत आसानी से क्वेश्चन पहले ही बन चुका था, क्योंकि वो कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है और मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है। वैलेंसी एक्सचेंज करो, रिएक्शन बनाओ। या फिर दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि आप वहीं से पता कर लेते, कॉन्फ़िगरेशन को देखकर पता कर लेते कि किस ग्रुप में है, और ग्रुप से वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी समझ में आ जाती है, तो वहाँ से भी बन सकता था। खैर, वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन। 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्पेसीज, और स्पेसीज के नाम पर दिया हुआ है Cn पे प्लस चार्ज, Cn पर माइनस चार्ज, NO और Cn, और पूछ क्या रहा है विच वन ऑफ दीज विल हैव द हाइएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा। बॉन्ड ऑर्डर पे सवाल 2019 में भी आया है और उसको भी हमने समझाया है। बॉन्ड ऑर्डर का एक जनरल फार्मूला जो होता है वो ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2। बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग को घटा के 2 से डिवाइड कर दो तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया है बॉन्डिंग के लिए कि 14 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड ऑर्डर याद रखना है 3 होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन घटाते चले जाओ या इलेक्ट्रॉन बढ़ाते चले जाओ, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? डिक्रीज बाई 0.5 यूनिट, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। BO मीन्स बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज बाई, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज बाई 0.5। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन को 14 से बढ़ाते चले जाते हैं, जैसे 15, 16, 17, 0.5 बॉन्ड ऑर्डर कम करते जाइए। 14 पर बॉन्ड ऑर्डर 3 है, 14 पर बॉन्ड ऑर्डर 3 है। ये हुआ कि आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखकर इस तरह से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्ट है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। अब बताओ कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भाई? तो 6, एटॉमिक नंबर 6 होता है। अच्छा, नाइट्रोजन, चार्ज को बाद में देखेंगे। नाइट्रोजन का वैलेंस टोटल इलेक्ट्रॉन कितना? 7। दोनों को मिला देंगे कितना होगा? 13। एक चला गया है भाई, प्लस चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो इसका मतलब कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स 12 इलेक्ट्रॉन। यहाँ आते हैं फिर से वही, कार्बन है तो 6, नाइट्रोजन है तो 7, माइनस चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया है, यानी टोटल कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। यार 14 वाला ही तो सबसे हाईएस्ट होगा, क्योंकि इसी का तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आना है। आपको पढ़ाया गया है 3.5 सिर्फ पढ़ाया है मैंने, किसका? 3.5 सिर्फ पढ़ाया है मैंने CO पर प्लस चार्ज का, उसके अलावा 3.5 किसी का नहीं होता, और हाईएस्ट हमेशा 3 होगा। तो साइनाइड आंसर हो गया। चलो आगे भी देख लेते हैं। आगे देखो, इस नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? इस नाइट्रोजन का हो जाएगा 7, ऑक्सीजन का हो जाएगा 8। कुछ नहीं है तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन इज 15। अब चलो यहाँ देखते हैं, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, दैट इज 13। अब चलो बॉन्ड ऑर्डर की बात करें। मैंने सिखाया है अभी आपको कि 14 पे आपको 3 बोलना है, तो 15 पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाया 0.5 घटा दो 2.5। चलो 14 से एक इलेक्ट्रॉन घटाए, चाहे तुम इलेक्ट्रॉन घटाओ चाहे इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ, बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 0.5 घटा देना, बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 0.5 डिक्रीज किया जाएगा। तो ये तो काफ़ी आसान है। चलो अब देखो 14 पे 3 था, बॉन्ड ऑर्डर 14 पे 3 था, 15 एक इलेक्ट्रॉन बढ़े 0.5 घटा दिया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन घटे 0.5 घटा दिया, यहाँ 2 घट रहे हैं तो 0.5 यानी 1 घटा दो, बॉन्ड ऑर्डर 2, बॉन्ड ऑर्डर 2। 13 के बाद सोच सकते हो, 13 से 12 पर गए हो 0.5 घटा दो। तो यहाँ से पता चल रहा है सबसे ज़्यादा इसका। आप इसमें बस देखा करें कि ये जो ट्रिक है हमारे पास 8 से 20 तक का, उसमें सबका बॉन्ड ऑर्डर हम निकाल सकते हैं, पैरामेट्रिक डायमेट्रिक सारा कैरेक्टर वगैरह भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने MOT पर पहले भी देख रखा है 2019 का जब डिस्कशन चल रहा था तो, और वहाँ थोड़ा डिटेल में बता दिया था, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी में
क्वेश्चन को देख लेते हैं। 62 पर आवाज आते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हेलोजन। हेलोजन के लिए हेलोजन के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑल फॉर्म मोनोबेसिक ऑक्साइड, क्या सारे के सारे मोनोबेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। मुझे गलत वाला बताना है, मैं अभी आ रहा हूं। मोनोबेसिक ऑक्साइड उसको कहेंगे जिसका n फैक्टर 1 होगा, यानी जिसके अंदर एक एसिडिक हाइड्रोजन होंगे। तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है HClO3, HbRO3, HiO3, HFO3, फ्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड और आयोडिक एसिड, ये सब एक एसिड है, एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है इनके अंदर। इसमें से एक एक ऑक्सीजन कम कर दोगे तो हो जाएगा अस, एक और कम कर दोगे हाइपो अस, जैसे ये होता है HClO, ये हाइपो है, HFO हाइपो फास्फोरस। तो कहने का मतलब ये है कि n फैक्टर हमेशा 1 होगा। तो इसलिए मोनोबेसिक ऑक्साइड का मतलब एक ही एसिडिक हाइड्रोजन होंगे। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही था। हेलोजन के अंदर एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए हमेशा ये मोनोबेसिक ऑक्साइड कहलाएगा। ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं भाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, यानी ऑक्सीडाइजेज अदर। जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे तो खुद को क्या करे? रिड्यूस्ड इटसेल्फ, खुद को रिड्यूस कर ले। बिल्कुल सही बात। क्योंकि जब मैंने एक एसिड बताया था तो देखिए इसमें कहां पर देखेंगे तो सेंट्रल मेटल एटम के चार्ज देख लो, क्या क्लोरीन पे +5 है? तो क्लोरीन क्या चाहेगा? खुद को रिड्यूस करना चाहेगा, यानी चाहेगा कि वो 0 में बन जाए, -1 में आ जाए। या अगर आप देखें हेलोजन के अंदर एक पर क्लोरिक एसिड भी बनता है, पर क्लोरिक एसिड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। तो अगर कोई अपने हाईएस्ट पर है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अगर हाईएस्ट पे है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि अब ये +7 से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ले लेकर अब ये +7 से चाहेगा खुद को रिड्यूस करके +5 बना ले, +3 बना ले, +1 बना ले, -1 बना ले, यानी Cl- के फॉर्म में आ जाए। तो इसका मतलब +7 से क्या ये घटता जा रहा है? मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि खुद को रिड्यूस करके दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो इट मीन्स डैट ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, याद रखिएगा हमेशा। चलिए तीसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। ऑल बट फ्लोरीन शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑल बट फ्लोरीन, इसका मतलब फ्लोरीन को छोड़कर सब पॉजिटिव करते हैं, सब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फ्लोरीन को छोड़कर सब पॉजिटिव करते हैं, बिल्कुल सही। फ्लोरीन जनरली -1 में होता है, फ्लोरीन जनरली -1 में होता है, ये याद रखिएगा। फ्लोरीन जनरली -1 में होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो ये प्लस में ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता है, इसीलिए ये पॉजिटिव ही माना जाएगा, ऑलवेज याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, क्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन का हाईएस्ट होगा। सही बात है, सही बात है। इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, इस बात का हमेशा याद रखेंगे। कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। तो गोया ये क्वेश्चन जो था आपका एक तरह से बोनस था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। सबके सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस होता है। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो इसका माइनस होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन का ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का नहीं, पढ़ाया गया है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में पूछा था गलत क्या होगा। तो मैं कह रहा हूँ चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं, हेलोजन की यही प्रॉपर्टी है, साफ साफ लिखी हुई है। तो इट मीन्स डैट हेलोजन की सारी प्रॉपर्टी को चारों ऑप्शन में एक्सप्लेन किया है, इसीलिए मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का कोई करेक्ट आंसर नहीं है। ये आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन था जो नीट ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अनेबल टू फॉर्म ऑक्टाहेड्रल? एफ है, फ्लोरीन है। मेटल के साथ फ्लोरीन 6 है और साथ में कितना नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है? 3। इसका मतलब मेटल पे 3+ चार्ज होगा, यानी 13 ग्रुप एलिमेंट होगा भाई। तो पहले में दिया हुआ है गैलियम, दूसरे में दिया हुआ है एल्यूमिनियम, तीसरे में दिया है बोरॉन और चौथे में दिया है इंडियम। करेक्ट आंसर इज बोरॉन। क्यों? क्योंकि बोरॉन सेकेंड पीरियड एलिमेंट है बेटा। सेकेंड पीरियड का मतलब क्या हो गया? सेकेंड पीरियड का मतलब हो गया इसके पास सिर्फ s और p ऑर्बिटल। तो जब भी हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा बोरॉन तो वो क्या क्या बना सकता है? sp, sp2, sp3। यही तो ऑर्बिटल मिक्स होंगे s और p वाले। d ऑर्बिटल नहीं है, जबकि इसके लिए जो हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है वो आने वाला है sp3d2। ऑक्टाहेड्रल बेटा 6, तो d के 2 ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल, एक s के। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, याद रखना। अगर लिगेंड का नंबर या सराउंडिंग एटम का नंबर 6 हो जाए तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होता है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। इट मीन्स डैट क्या ये d ऑर्बिटल रखता है? हाँ रखता है। एल्युमिनियम d रखता है? रखता है, क्योंकि ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है। थर्ड पीरियड एलिमेंट के पास क्या होगा? थर्ड पीरियड एलिमेंट के पास 3s होगा, 3p होगा और 3d होगा। इंडियम वगैरह भी रखते हैं, फिफ्थ पीरियड एलिमेंट है। तो देखो ये है कोड हमारा 13 ग्रुप का, बाल, गंगा, इंडियन, तिलक। इट मीन्स डैट सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, इंडियम इज फिफ्थ पीरियड। तो इसी में डी नहीं है, बाकी सब में डी है। तो इट मीन्स डैट बोरॉन नहीं बनाएगा। आसान सा सवाल पूछ दिया था और मैंने जब डिस्कस किया था तो बताया था फ्लोरीन के साथ जब भी कोई एलिमेंट आपस में बॉन्ड बनाता है तो उसका नेचर कोवैलेंट कम, आयनिक ज़्यादा होता है। आयनिक ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी हमने फजांस रूल में पढ़ा है फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है तो कोवैलेंट कैरेक्टर बहुत कम होगा, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन पूछ दिया, अच्छा सवाल है। देखिए ClF3 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम क्लोरीन। सिर्फ सेंट्रल एटम यानी क्लोरीन पर कितने लोन पेयर है ये बताना है। तो सबसे पहले तो हम लोग सेंट्रल मेटल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या सिखाया गया है? जितना भी सराउंडिंग होगा वो सिग्मा होगा। अब सोचो फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया है, तो क्लोरीन के पास टोटल 7 था, 7 में से 3 चला गया, बचा कितना? 4। 4 का मतलब 2 लोन पेयर। तो भाई करेक्ट आंसर तो यही है, 2 लोन पेयर। बाकी स्ट्रक्चर बनाने की चीज़ है, मैं पूरा समझा रहा हूँ। सिग्मा प्लस लोन पेयर मिलाकर होता है आपका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो 5 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हैं, एक s, 3p, एक d, sp3d। अच्छा, इसमें जो d ऑर्बिटल आता है वो dz² आएगा, याद रखिएगा। dz² ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है और p के तो तीनों इन्वॉल्व हो जाएंगे, x, y, z। तीनों एक्सिस की वजह से ये नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है। खैर मैं बता रहा हूँ आपको ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है। यहाँ क्लोरीन रखेंगे, ये एक्सियल पोजीशन होता है और ये इक्वेटोरियल पोजीशन होता है। इसमें लोन पेयर जो आते हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आते हैं क्योंकि इक्वेटोरियल का बॉन्ड लेंथ कम होता है। उसके अलावा सारे फ्लोरीन को आप यहाँ लगा दें, एक को इक्वेटोरियल पर, बाकी सबको एक्सियल पर। ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसका नाम है टी शेप। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज टी शेप। अगर एक ही लोन पेयर होता और यहाँ पर भी फ्लोरीन हो जाता मान लो,
तब इसका नाम होता सीसॉ। अगर कोई लोन पेयर नहीं होता, हर जगह फ्लोरीन होता, तब नाम हो जाता ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या हेक्साहेड्रल। तो दो लोन पेयर हैं, इस वक्त शेप है टी शेप। अब उसने क्या पूछा था, सिर्फ क्लोरीन का पूछा था, इसलिए करेक्ट आंसर। अगर वो सारे लोन पेयर पूछता बेटा तो सुनो, फ्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक बॉन्ड में पार्टिसिपेट किए, 6 का मतलब 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। और इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। क्यों sp3 आएगा, अभी बताया था मैंने, फ्लोरीन के अंदर d ऑर्बिटल नहीं होते हैं, सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, तो फ्लोरीन का तो पॉसिबल ही नहीं है, एक बॉन्ड बना रहा है बाकी 3 लोन पेयर। इस कॉन्सेप्ट से भी देख सकते थे, सिग्मा प्लस लोन पेयर, 1 सिग्मा 3 लोन पेयर, टोटल 4 में 1 s बाकी 3 p। समझ में आ गई बात। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ आपसे सेंट्रल एटम के अंदर लोन पेयर पूछा है तो आंसर होगा 2। सारा पूछ रहा होता तो 3 3 6 3 9 और 2 11, टोटल नहीं पूछा है। तो करेक्ट आंसर इज 2, ऑप्शन नंबर 2, दूसरा ही ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में 1 ऑप्शन दिया है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। चलिए, तो ये केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक से था क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, consider Ellingham diagram, which of the following metal can use to reduce alumina। एलुमिना को कौन रिड्यूस्ड करेगा, इसमें से कौन एलुमिना को रिड्यूस्ड करेगा। ऑप्शन दिए हुए हैं आयरन, दूसरा ऑप्शन दिया है जिंक, तीसरा ऑप्शन दिया है मैग्नीशियम और चौथा ऑप्शन दिया है कॉपर। देखिए, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर ये क्वेश्चन जो है वो आपका मेटलर्जी चैप्टर से एलिंगम डायग्राम समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको एक तरीक़ा बता दूं। एलिंगम डायग्राम याद करने की ज़रूरत नहीं है, या उसको उतना ज़्यादा आप समझ लीजिए कि देखने और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है तो वहीं से इन सवालों के जवाब मिल जाते हैं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का। अब देखिए वहाँ से ये सवाल कैसे बन रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, मैं बता रहा हूँ जो कोड, उसको सुनिए। हमने कोड पढ़ाया है क्या, ले के बांसुरी को ना मुझे अल मियाँ जी फेंको। इसके बाद है सीडी को नहीं सुना पर हम गाएं छपा छपा। यही पढ़ाया था आपको हमने। लेके बांसुरी को, लेके बांसुरी को ना मुझे अल मियाँ जी फेंको, ये पहला स्टेटमेंट है। लेके बांसुरी को ना मुझे अलमिया जी फेंको, और इसको रिवर्स करेंगे, यानी रियलिटी में क्या है, सी आर ऊपर है एफ ई नीचे। ये बताऊंगा ये क्या चीज़ है, सी आर ऊपर है एफ ई नीचे, ये पहला स्टेटमेंट है। फिर से सुन लीजिए, ले के बांसुरी को ना मुझे अलमिया जी फेंको। अगला है सीडी को नहीं सुना पर, ये हाइड्रोजन है, इसको हम बोलते हैं हम गाएं, हम गाएं। सीडी को नहीं सुना पर हम गाएं, इसको बोलते हैं छपा छपा, छपा। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ ख़त्म हुआ है, उसको भी रिवर्स करना है। रिवर्स करने का मतलब ये है कि एयू, एयू का मतलब हो गया गोल्ड ऊपर है, पीटी का मतलब हुआ प्लेटिनम नीचे। अच्छा, ये जो हमारा है ये इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के अंदर क्या बता रहा है, तो आप देखिए ये जो है रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, मैं कह रहा हूँ रिडक्शन या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ रहा है, इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, बढ़ता जा रहा है। यानी ऊपर वाला जो होगा, ऊपर वाला, उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, लोएस्ट है, इसीलिए ये ऑक्सीडाइज हो जाता है।
अच्छा, जो खुद को ऑक्सीडाइज कर ले वो दूसरे के लिए रिड्यूसिंग एजेंट बनता है बेटा, रिडक्टेंट का काम करता है। यानी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कुल मिलाकर ये है कि ये दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यानी जो ऊपर होंगे ना, यूं समझो इलेक्ट्रॉन की बारिश हो रही है, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नीचे वाला कैच कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन देना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लेना रिडक्शन। तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू जो स्टैंडर्ड है वो 0 माना गया है, और इसके ऊपर जितने होंगे सबका निगेटिव। तो सबसे ज्यादा निगेटिव में कौन है? लिथियम। निगेटिव का मतलब क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, देगा। और पॉजिटिव में पाए जाते हैं जो हाइड्रोजन के नीचे, इसी का नाम छपा है, छपा इनका पॉजिटिव होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। खैर ये तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फिर हम लोग चले जाएंगे। मेनली मैं आपको यहाँ से कोरिलेट क्या करना चाह रहा था, तो सुनिए। एल्यूमिना का मतलब हो गया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के ओर है एल्यूमिना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एल्यूमिनियम को रिड्यूस कौन करेगा, यानी एल्यूमिनियम को रिड्यूस्ड होना है। तो सोचो ना, एल्यूमिनियम को रिड्यूस होना है तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज होना था तो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन देता, सीधी सी बात है। रिडक्शन का मतलब है एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिना, इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लेगा तो ये रिड्यूस हो जाएगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देता तो ऑक्सीडाइज। तो यहां पर तो सवाल है इलेक्ट्रॉन लेने का। तो मैंने अभी क्या बताया, इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा? ऊपर से। यानी एल्यूमिनियम के ऊपर के एलिमेंट जो हैं ये एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जबकि एल्यूमिनियम अपने से नीचे वाले एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इनसे कभी नहीं लेगा। नीचे वाला इलेक्ट्रॉन कभी ऊपर वाले को नहीं देगा। ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर रहा है, नीचे ऑटोमेटिकली आ रहा है, यही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है बेटा। तो इसी के हिसाब से मैंने सजाया है। तो अब आपको बस ये देखना था कि एल्यूमिनियम से ऊपर वाले एलिमेंट कौन है, जो ऊपर होगा वही रिड्यूस करेगा। तो क्या आयरन ऊपर है? कहेंगे भाई एल्यूमिनियम से तो नीचे है आयरन, क्या आयरन इलेक्ट्रॉन दे सकता है? नहीं दे सकता। जिंक भी एल्यूमिनियम के नीचे है, नहीं देगा। मैग्नीशियम क्या एल्यूमिनियम के ऊपर है? यही इलेक्ट्रॉन देकर एल्यूमिनियम को रिड्यूस्ड कर देगा, मतलब सही जवाब मैग्नीशियम था। अच्छा, कॉपर क्या इलेक्ट्रॉन दे सकता है? नहीं दे सकता, कॉपर नीचे है बेटा, ये सारी चीजें इसके नीचे हैं। तो यही कोड है हमारा, लेके बांसुरी को ना मुझे अलमिया जी फेंको, सीडी को नहीं सुना पर हम गाएं छपा। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी फायदा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपको वैल्यू नहीं दिया हुआ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का तो उससे आप ऑर्डर निकाल सकते हैं, या ये बता सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस्ड होगा, सेल रिएक्शन कैसे होंगे। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। बस एलिंगम डायग्राम को समझाने के लिए मैं बता रहा था कि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। बाकी डायग्राम से भी वहाँ बहुत क्लियर है कि एल्युमिनियम से ये सारे एलिमेंट थे, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो एल्युमिना को यानी एल्युमिनियम को रिड्यूस कर देंगे। चलिए वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 66। ये तो क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया था और मैं पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ कि आपको 13 ग्रुप में एटॉमिक साइज, 13 ग्रुप में क्या है, बाल, गंगा, इंडियन, तिलक। भाई इसके अंदर साइज का ऑर्डर लिखना है आपको, सीधी सी बात है, आपको ये मान कर चलना है गंगा छोटी हो गई है, इसका साइज क्या हो गया है, रिड्यूस्ड हो गया, रिड्यूस्ड। आप चाहो तो लिख लो ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज कम हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, बोरॉन का साइज छोटा, बोरॉन के बाद एल्युमिनियम आना चाहिए बट गैलियम आ जाता है, उसके बाद एल्युमिनियम का साइज है, फिर इंडियम है, फिर थैलियम है। ये है साइज का ऑर्डर पढ़ाया गया है आपको 13 ग्रुप के अंदर। एल्युमिनियम और गैलियम इन्हीं दोनों का एक्सेप्शन है बेटा, यानी एल्युमिनियम का साइज बड़ा हो जाता है, वरना हम लोग एक्सपेक्टेड क्या कर रहे हैं, ग्रुप में साइज बढ़ता जा रहा है। यानी एक्सपेक्ट ये था कि बोरॉन से बड़ा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से बड़ा गैलियम, गैलियम से बड़ा इंडियम, इंडियम से बड़ा थैलियम। यानी एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो था वो मैं लिख देता हूँ, एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो था हमारा वो ये था
कि बोरॉन से बड़ा होगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बड़ा होगा गैलियम, गैलियम से बड़ा इंडियम, इंडियम से बड़ा थैलियम। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते जाते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिट के बढ़ने की वजह से क्या होता है, साइज बढ़ता जाता है। बट आपको ये बात पढ़ा दी गई है, एल्यूमिनियम और गैलियम के अंदर रिवर्स वाला कंडीशन है, क्योंकि गैलियम से पहले 10 एलिमेंट हैं बेटा, गैलियम से ठीक पहले 10 एलिमेंट है। स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है, जिंक है, उसके बाद गैलियम है। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, जहां पीरियड में चलने पर साइज घटता जाता है, और घटने की वजह से क्या होगा, साइज रिड्यूस हो रहा, रिड्यूस हो रहा, रिड्यूस हो रहा, रिड्यूस हो रहा, तो गैलियम का साइज भी रिड्यूस्ड होगा। तो यही है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद एलिमेंट आ रहा है गैलियम, जबकि एल्यूमिनियम के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। एल्यूमिनियम में क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे कैल्शियम है, इसी के ठीक ऊपर यहाँ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद सीधे एल्यूमिनियम है, बीच में एलिमेंट नहीं है, बीच में एलिमेंट नहीं है। यहाँ पर है सोडियम, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जबकि यहाँ पर है पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद गैलियम नहीं है, बीच में ये सारे एलिमेंट हैं। और जैसे जैसे आप जा रहे हैं Z की वैल्यू बढ़ती जा रही है, Z की वैल्यू बढ़ने की वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो गैलियम का साइज ऑर्बिट बढ़ने के बाद भी छोटा हो जाता है। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही फेमस है और कई बार हम लोगों ने अपने टेस्ट में भी देखा था और डिस्कस किया था। तो इसीलिए तो कोड पढ़ाता हूँ, तो मैं कहता हूँ कोड है 13 ग्रुप का, बाल गंगा इंडियन तिलक। तो मैं इस कोड से क्या करता हूँ, बताता हूँ कि गंगा नदी छोटी हो गई है, तो गैलियम का साइज छोटा हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 66 तक देख लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट अ कॉमन पॉल्यूटेंट इंट्रोड्यूस इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटी। लोग सोचते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पढ़ने हैं, ऑक्सो ऑक्साइड वगैरह। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पी ब्लॉक का क्वेश्चन ये नहीं है, पी ब्लॉक में कहीं भी मेंशन नहीं है नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कौन पॉल्यूटेंट है कौन पॉल्यूटेंट नहीं है। ये क्वेश्चन जो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का है, जो 11th का लास्ट टॉपिक है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको ब्राउन गैस भी कहते हैं, दिस इज ब्राउन गैस। This is नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक। और ये है आपका लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है इनमें से कौन नेचुरली या ह्यूमन एक्टिविटी से, यानी हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं डेली लाइफ में, जो मैकेनिज्म हम कर रहे हैं, उस एक्टिविटी से पॉल्यूटेंट के फॉर्म में ना निकल रहा हो या ना फॉर्म हो रहा हो। तो मैं आपको बता दूं, नाइट्रस ऑक्साइड तो नेचुरली बनता है बेटा, ये तो नेचुरली बनता है और पॉल्यूटेंट की तरह बिल्कुल काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसको एक नाम और आपने दिया है ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस में आपको पढ़ाया गया है ना, ग्रीन हाउस गैस में आपको क्या क्या पढ़ाया गया, आपको पढ़ाया गया कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पढ़ाया गया है मीथेन, आपको पढ़ाया गया है यही, चलो वाटर वेपर मान लेते हैं, वाटर वेपर, ओजोन मान लेते हैं, है ना, फिर नाइट्रस ऑक्साइड भी है, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। तो ये सब तो आपको पढ़ा दिया गया है ग्रीन हाउस गैस में। 2019 में जब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो उसमें ग्रीन हाउस गैस के बारे में आया था कि कौन सी गैस नहीं है, तो वहाँ सही जवाब सल्फर डाइऑक्साइड गैस था। ये सारे ऑप्शंस थे, कुछ कुछ थे ऑप्शन, नाइट्रस था, कार्बन था, मीथेन भी था शायद। तो कुल मिलाकर ये तो आप समझिए नेचुरली ऑकरिंग है, नेचुरली अकर्स, यानी नेचर में ये अकर्स होता है एज अ पॉल्यूटेंट। तो ये तो भाई पॉल्यूटेंट है, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। इसमें बोला था कौन नहीं है।
अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक्चुअली दोनों के दोनों पैरामेटिक है, एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। एक इलेक्ट्रॉन कैसे बचता है अगर मैं दिखलाना चाहूँ तो ये दिखलाऊंगा। ये N2O का स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है 2 और यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। इसी एक इलेक्ट्रॉन के बचने की वजह से इसको कहते हैं पैरामेटिक है। खैर बहरहाल ये तो बातें हो गई, पैरामेटिक है इसलिए तो कलर आया है ब्राउन, तो ब्राउन कलर गैस है। ये दोनों के दोनों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जब हम फॉसिल्स को बॉन्ड करते हैं, फॉसिल्स जब बॉन्ड्स होता है ना तब निकलता है। ये भी फॉसिल्स के बॉन्ड होने पे निकलता है। फॉसिल्स बॉन्ड होते हैं, फॉसिल्स बॉन्ड होते हैं, फॉसिल्स बॉन्ड होते हैं तो ये निकलता है, याद रखिएगा। तो फॉसिल्स जब बॉन्ड होगा ना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर इन फॉसिल्स के बॉन्ड होने की वजह से है। तो ये सब तो हैं, मतलब ये पॉल्यूटेंट हैं। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड यहाँ पर जो हमारा होगा उसे आप कहिएगा कि वो ह्यूमन एक्टिविटी या नेचुरली पॉल्यूटेंट की तरह काम नहीं करता है। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? The bond disassociation of X2, Y2 and XY, यानी बॉन्ड डिसएसोसिएशन X2, Y2 एंड XY का रेशियो है 1:0.5:1 एंड डेल्टा H दिया है फॉर्मेशन ऑफ XY। डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ XY कितना दिया है? -200 किलो जूल पर मोल। द बॉन्ड डिसएसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2 पूछ रहा है, यानी बॉन्ड डिसएसोसिएशन एनर्जी यानी इसकी वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? तो देखिए बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दूं होता क्या है। पहले तो आप जानो कि रिएक्शन होता कैसे है, पहले तो ये जाने। तो होता ये होगा, मुझे फॉर्मेशन का बताना है, क्योंकि फॉर्मेशन का दिया हुआ है X2 + Y2 मिलेगा तो फॉर्म होगा XY, यही रिएक्शन है। अब देखो अगर बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 लगाओगे, मतलब 2 मोल। लेकिन मुझे क्या बताना है, ये जो रिएक्शन हो रहा है उसमें एक ही मोल बताना है, पर मोल एनर्जी इतनी निकली है। इस पर मोल का मतलब हुआ 1 मोल XY जब बनता है तो एनर्जी 200 किलो जूल रिलीज होती है। माइनस मतलब रिलीज हो रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको 1 मोल बनाने के लिए जब बैलेंस करूँगा तो ये हो जाएगा आधा मोल और ये भी हो जाएगा आधा मोल, ठीक है भाई। ये हाफ मोल है, ये हाफ मोल है और ये 1 मोल बन रहा है। अब बताओ डेल्टा H बराबर क्या होगा? तो बॉन्ड डिसएसोसिएशन एनर्जी में हमेशा याद रखिएगा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। यही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां चेंज हमेशा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। ये कहाँ होता है? तो इन केस ऑफ बॉन्ड डिसएसोसिएशन एनर्जी, इन केस ऑफ बॉन्ड डिसएसोसिएशन एनर्जी। अदरवाइज हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का नाम चेंज है। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड डिसएसोसिएशन एनर्जी में, तो आपको रिएक्टेंट का बॉन्ड डिसएसोसिएशन निकाल कर प्रोडक्ट में से माइनस कर देना है, और यही चेंज आ रहा है -200 किलो जूल। एक ही मोल बनाया इसलिए मैं पर मोल नहीं लिख रहा हूँ या यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। अब आप सोचो ये आधा मोल है, दिस इज हाफ। अच्छा X2, अब जरा सोचो X2 का बॉन्ड डिसएसोसिएशन क्या दिया हुआ है? 1। क्या हम लोग इसको X से मल्टीप्लाई करके सोच सकते थे कि इसका बॉन्ड डिसएसोसिएशन एनर्जी X है? यही X आपको निकालना है। तो फिर इसका आ जाएगा 0.5x और ये आ जाएगा x। भाई रेशियो दिया हुआ है, आप सिंपल क्या कर सकते हैं, x या k से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1k, ये 0.5k, ये 1k, जो भी रेशियो में दिया हुआ है। तो आपको निकालना है बॉन्ड डिसएसोसिएशन एनर्जी, मतलब x की वैल्यू। वी आर टॉकिंग अबाउट x, हमें x निकालना भाई। तो अब क्या करेंगे,
रिएक्टेंट में ये X2 का बॉन्ड डिसएसोसिएशन एनर्जी X है, प्लस प्रोडक्ट अभी रिएक्टेंट में ही है 1/2, Y2 का है कितना 0.5x, ये रिएक्टेंट है, उसमें से प्रोडक्ट माइनस कर दो, प्रोडक्ट का मतलब ये तो 1 ही मोल बना है भाई, तो x, यानी करना कुछ नहीं है, आपको जो रेशियो दिया है वहां से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकाल लीजिए x2 y2 और xy का। अब देखिए x2 का रख दीजिए, y2 का रख दीजिए और xy का रख दीजिए, आगे जो इतने भी मोल होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर लाना है हमें, सब x के टर्म में है, आराम से आ जाएगा। ज़रा देखा जाए क्या ये x/2 हो गया, प्लस क्या मैं इसको 0.5 को 1/2 लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब ये x/4 हो गया। ये इसको हम लोग यहीं शुरू से लिख सकते थे, पॉइंट हटा के 5/10 यानी 1/2, दिस इज 1/2 एंड 1/2 दैट इज 1/4, 1/4 इंटू एक्स, ये दोनों को ऐड करके x माइनस कर दो, तो एलसीएम ले लो भाई, 4 आ गया एलसीएम, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा -4x, नीचे 1 है, 4 एलसीएम लिया, 2 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई, और ये वैल्यू -200 आ रहा है। तो अब बताया जाए -200 किलो जूल पर मोल इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी आई 3x - x/4, तो यार माइनस माइनस उड़ा दो, x बराबर 800 किलो जूल पर मोल। दिस इज the bond disassociation energy of X2 and also XY, अगर प्रोडक्ट का बोलेगा तो भी वही है, और इसी का आधा कर देंगे तो Y2 का। तो अगर मैं सारा निकालना चाहूँ कि X2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी आई है भाई, तो वो तो 800 आई है किलो जूल पर मोल। अगर मैं यही निकालता Y2 की, तो देखो Y2 X का आधा है का मतलब 400, और अगर प्रोडक्ट की बात करूँगा तो ये कितना आ जाएगा भाई 800। ये है हमारे पास। अब चाहें आप तो इसको डिस्कस भी कर सकते हैं। अब डिस्कस कैसे करेंगे सुनिए, क्या 1 मोल की डिसएसोसिएशन एनर्जी 800 है, तो आधा मोल की हो जाएगी 400, आधा मोल की, ये पूरा लिख रहा हुआ है, हाफ x2 का 400। अच्छा y2 की 400 है, आधा करेंगे 200, xy 1 मोल बना है, xy 1 मोल, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी 800, ये पूरा 800 बन रहा है। साथ में एनर्जी रिलीज भी हुई है, कितनी एनर्जी रिलीज हुई है 200, तो सही बात है भाई, 400 और 2 600, 600 और 2 800, यानी कुल मिलाकर ये है कि आपको करेक्ट आंसर मिल गया, एंड द करेक्ट आंसर इज 800 किलो जूल पर मोल। तो ज़रा देख लीजिए कौन सा ऑप्शन 3, ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है 800 किलो जूल पर मोल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। बस इसमें ये याद रखना है कि जो चेंज होता है वो हमेशा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, बॉन्ड डिसएसोसिएशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। आपको बताना है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन सा आइसोमेरिज्म है। पहला ऑप्शन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, शॉर्ट में हम जीआई लिखते हैं। दूसरा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तीसरा ऑप्शन है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, और चौथा ऑप्शन है बेटा लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब ज़रा समझो बात को, आइसोमेरिज्म हम एक एक करके बात करते हैं। पहले तो आप इसको देखो, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके तो 2 हो गए और इसके 4, यानी टोटल 6 हैं। 6 का मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है बेटा। ये बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड, इसका मतलब इथिलीन डाइअमीन है, 2 नाइट्रोजन ग्रुप होते हैं, अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे होते हैं, और ये है आपका मोनोडेंटेट लिगेंड। तो इसका मतलब कोबाल्ट के
ऑक्टाहेड्रल जब भी बनेंगे तो ये एक्सियल पोजीशन, ये इक्वेटोरियल पोजीशन, तो आप दो क्लोरीन को ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं। तो ये एक्सियल पे हो गया तो ये ट्रांस हो गया, मैं जीआई की बात कर रहा हूँ। और अगर आपने इसी को सेट कर लिया है एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, तो इसे सिस फॉर्म कहेंगे, दिस इज सिस स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब जीआई तो बनेगा ना। और दूसरी बात, जीआई बनाने के लिए हमने ये भी सीख रखा है कि हम इसको सेंट्रल मेटल एटम को M बोल देंगे, इसको हम A टाइप का लिगेंड बोल देंगे, और ये बाइडेंटेट लिगेंड है तो BB2 कह देंगे। तो इसके अंदर तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा ही ना। अब आप देखो NN इथिलीन डाइअमीन को हम लोग ऐसे दिखलाते हैं, ये एक ही लिगेंड है, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, एक ही लिगेंड है, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया। तो ये एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है और ये दूसरा एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। ये सिस ट्रांस के फॉर्म में है बेटा, तो इसका मतलब सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो देगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए आपको पढ़ाया गया था दो स्फीयर होंगे, उसके अंदर या तो मेटल एक्सचेंज हो जाए या लिगेंड एक्सचेंज हो जाए। यहाँ एक ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म नहीं होगा। आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कोई आयोनाइजेशन वाला पार्ट नहीं है। आयोनाइजेशन पार्ट इसके अंदर होना चाहिए, यानी इस स्फीयर से या तो पहले हो आयोनाइजेशन पार्ट या इसके बाद हो, तो आयोनाइजेशन पार्ट नहीं हो सकता। अब कुछ लोग कहेंगे सर इस क्लोरीन को हम बाहर नहीं ले जा सकते, नहीं, कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए आइसोमरिज्म के अंदर। आइसोमरिज्म के अंदर ये फिक्स्ड बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा फिक्स रहेगा। तो अगर आप क्लोरीन को बाहर ले जाइएगा और क्लोरीन लिगेंड की तरह काम नहीं कर रहा होगा, आयोनाइजेशन पार्ट की तरह काम कर रहा होगा, तो यहाँ पर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा आइसोमेरिज्म का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, साथ में लिगेंड का नंबर या टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाएगा बेटा, इसलिए आयोनाइजेशन नहीं हो सकता। अच्छा, लिंकेज तो होगा ही नहीं। लिंकेज के लिए क्या शर्त पढ़ाया गया? लिंकेज के लिए पढ़ाया गया M बाइडेंटेट लिगेंड। M बाइडेंटेट लिगेंड यानी जिसके पास दो सेंटर हो डोनेट करने का, लेकिन करता एक ही है। जैसे साइनाइड, कार्बन से अगर हो गया लिंकेज तो साइनाइड, आइसोसाइनाइड जब नाइट्रोजन से हो गया। तो देखो फॉर्मूला सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है, यहाँ 1 यहाँ 1, साइनाइड आएगा तब भी एक बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ, आइसोसाइनाइड आएगा तब भी एक बनाएगा। तो इन दोनों को आइसोमेरिज्म तो कहेंगे, लेकिन लिंकेज अलग अलग हो गया, इसलिए लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए M बाइडेंटेट लिगेंड शर्त है। यहाँ M बाइडेंटेट लिगेंड था ही नहीं, तो ये क्वेश्चन भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत ही आसान पोर्शन पूछ दिया आपको आइसोमेरिज्म से रिलेटेड। ऑप्शन से ही पता चल गया था कि कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकते हैं। खैर, क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन एग्जिबिट DD ट्रांजिशन, इनमें से कौन DD ट्रांजिशन करेंगे? देखो DD ट्रांजिशन करने की वजह से कलर आता है, और D ट्रांजिशन के लिए शर्त क्या है? शर्त ये है कि D पार्शियली फिल्ड हो, 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन हो, 9 इलेक्ट्रॉन हो। क्यों? क्योंकि ये टूटता है T2G में और EG में। तो T2G के ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हीट गेन करके इसमें इंटर करते हैं। तो पहली बात, T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ताकि वो एक्साइट होकर पहुंचे EG में। तो यही है D से D में पहुंचना, D से D में पहुंचना। तो T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन होना शर्त है, EG के अंदर एक जगह खाली होनी शर्त है। तो D ट्रांजिशन के लिए शर्त है D1 से D लाइन तक। D अगर 0 हो गया तो D ट्रांजिशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एक्साइट कौन होगा। और D अगर 10 हो गया तो भी नहीं होगा, क्योंकि सब भरे हुए हैं। तो T2G में इलेक्ट्रॉन है, ये तो सही है, लेकिन EG में जगह खाली नहीं है D10 के कंडीशन में, इसलिए इस पर नहीं होगा। चलो अब हम आते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन क्या है? क्रोमेट है। दूसरा ऑप्शन क्या है? डाइक्रोमेट है। तीसरा परमैग्नेट, और चौथा ऑप्शन है आपका मैग्नेट। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन आता है तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ज़रा देखिए, क्रोमियम का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है +6,
यहाँ पर भी क्रोमियम का निकालिएगा तो आएगा +6। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया है, x मानकर बना लीजिए, या फिर ऐसे ही सोचिए कि ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 × 7 -14, तो इसका मतलब इसको +12 होना है, चूँकि -2 बचना है, तो -14 +12 +12 का मतलब हो गया दोनों क्रोमियम 6। वैसे भी क्रोमियम का 6 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर भी देखिए -8 हो गया, अगर ऑक्सीजन का देखेंगे -2 × 4 -8, ओवरऑल 2 माइनस बचेगा यानी +6, बाकी x मानकर बना लीजिए। यहाँ पर देखेंगे आप, ये हो गया -8 में 1 माइनस बचेगा यानी +7, तो यहाँ पर मैग्नीज आ गया आपका +7 में, ये भी हाईएस्ट में है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीज +6 में बेटा। इसका नाम है मैग्नेट, इसका नाम है परमैग्नेट, डाइक्रोमेट, क्रोमेट। अब देखो दो ऑप्शन है हमारे पास, क्रोमियम और मैग्नीज। अगर मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बताऊं तो इसका होता है 24, इसका होता है 25। तो अगर आप इन दोनों को देखें तो टोटल 6 होते हैं, यानी सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए। वैसे कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है बेटा 4s1 3d5। हालांकि d अंदर है, s बाहर है। अगर मैं ऑर्बिट के हिसाब से बताऊं तो 3d5 इनर ऑर्बिट है और ये आउटर ऑर्बिट है 4s1। यहाँ पर देखोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d5। अगर ऑर्बिट के हिसाब से लिखेंगे तो तीसरा कमरा अंदर है, चौथा कमरा बाहर है। तो ये तो हमने न्यूट्रल केस में बता दिया, न्यूट्रल केस में। अब सुनो क्या होना है, अब होना ये है कि इलेक्ट्रॉन निकलने हैं। क्रोमियम +6 है, 6 इलेक्ट्रॉन निकालना है। एक यहाँ से निकाल दो, 5 यहाँ से निकाल दो, यानी 0 0 बचा। जब +6 था तो 0 0 बचा। तो हमें डी ट्रांजिशन के लिए D0 दिख रहा है क्या? D0 यहाँ पर भी क्रोमियम +6 में है तो D0 कॉन्फ़िगरेशन है, D0 है भाई, D0 है, 3D0 नहीं होगा। मैग्नीज +7 में है, वही कहानी, 2 यहाँ से निकालो, 5 यहाँ से निकालो। यार यहाँ पर भी D0 हो गया, लेकिन अगर हमें 6 इलेक्ट्रॉन निकालना, ध्यान से देखेंगे, आउटर से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको, तो पहला दूसरा, इस 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब यहाँ से 4 निकलेगा तो 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ज़रा समझो बात को, Mn+6 में अगर है तो 3d1 बचेगा। यही एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? यहाँ है। अब यही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? हीट लेगा, हीट लेकर ये एक्साइटेड होकर पहुँच जाएगा यहाँ, और इसके बीच में जो एनर्जी गैप है उसे हम डेल्टा O कहते हैं, वो होता है 10dq। ये 10dq जो है वो विजिबल रेंज में है, इसीलिए कलर बनेगा और दिखेगा। विजिबल लाइट होते हैं, इसकी जो एनर्जी है 10dq मतलब 10 देसी क्वांटा वो होगी। तो इसका मतलब क्या है, आपको कॉन्फ़िगरेशन देखकर बता देना है डी की कंडीशन क्या है। 1 से 9 के बीच में है तो डी ट्रांजिशन होगा, अगर D10 है तो नहीं होगा, D0 है तो नहीं होगा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। डी ट्रांजिशन के लिए शर्त क्या है, कॉन्फ़िगरेशन निकाल कर देख लीजिए, D1 से 9 के बीच में अगर आ रहा है तो डी ट्रांजिशन होगा। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, मैग्नेट आयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 85। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कह रहा है NiCO4, ये न्यूट्रल लिगेंड है, टेट्रा कार्बोनाइल, निकेल टेट्रा कार्बोनाइल। खैर आगे देखिए क्या बोल रहा है, इसका आपको मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है और हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो ये तो बड़ा आसान हो गया। हाइब्रिडाइजेशन का तरीका क्या है वो सुनिए। तरीका ये है कि निकेल का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, क्योंकि ये एक न्यूट्रल लिगेंड है बेटा, तो ये भी 0 है, इस पर भी कोई चार्ज नहीं, क्योंकि पूरा कॉम्प्लेक्स आपका न्यूट्रल दिख रहा है। निकेल 0 का मतलब इसका एटॉमिक नंबर देखेंगे तो 28 है। 28 का मतलब हो गया D में 8 इलेक्ट्रॉन, S में 2 इलेक्ट्रॉन। मैं इस तरह लिख रहा हूँ 3d8 ऑर्बिट के हिसाब से, और फिर है बाहर ऑर्बिट चौथा कमरा। तो D में 8 इलेक्ट्रॉन, D की ऑर्बिटल अगर आप बनाएंगे तो 5 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 एंड 5, और ये है 4s, ये है 3d, ये है 4s। अब यहीं पे होगा 4p, 4p है, 4d है, 4f है।
ये तो चौथा कमरा है, तो इसके अंदर 4 सब सेल होंगे, 4s 4p 4d 4f। मैं बना नहीं रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, 4d भी होगा 4f भी होगा, ठीक है भाई। और इससे पहले 3p है 3s है, ठीक है, ये सब है। लेकिन खैर अब आप देखो 8 इलेक्ट्रॉन आपको भरना है 8 में 3d में, और 2 इलेक्ट्रॉन भरना है 4s में। जब निकेल अकेला था तो हुंड्स रूल के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ने का सिस्टम ये हुआ कि डी के 5 ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा और एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। अभी जो कॉन्फ़िगरेशन है उस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से मुझे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक होगा, बट ये सिर्फ निकेल है। अब देखो ये CO जो है इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो होता है जिसका आप कह सकते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होता है पेयरिंग से, पेयरिंग से ज़्यादा होता है। ऑक्टाहेड्रल में अगर मैं टेट्राहेड्रल है ना, यहाँ पे तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा, टेट्राहेड्रल की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी स्प्लिटिंग से। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, CO आकर क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इन दोनों को पेयर बना रहा है, यहाँ से हटा रहा है। तो पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहाँ पहुँचा, मैं अलग कलर से, चलो मैं दिखलाने के लिए अलग कलर से दिखला देता हूँ। यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर अंदर भेजा गया, फिर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजा गया, तो यही D8 से हो गए D10, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और ये हो गया ऑर्बिटल खाली। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की ये खासियत होती है कि वो क्या करता है, 4s को तो खाली सब करा देगा, खैर 4s को खाली करा के इसको अंदर भेज देता है। तो अंदर अगर आप देखें तो मेटल के सारे ऑर्बिटल सिमेट्रिक दिख रहे हैं और फुलफिल्ड दिख रहे हैं, यानी कुल मिलाकर बात ये एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर कोई पूछेगा तो 0 0 का मतलब हो गया डायमैग्नेटिक। पहली बात, ये कॉम्प्लेक्स क्या है भाई, तो डायमैग्नेटिक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट भी 0, म्यू बोले तो मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट का क्या है फॉर्मूला, तो देखिए √n × n+2 बोर मैग्नेटम Bm, बोर मैग्नेटम। तो जब n ही 0 है तो 0 में आप मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट 0। अब हमें हाइब्रिडाइजेशन भी बताना है, तो सुनिए 4 लिगेंड हैं, क्या करेंगे, एक लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा, फिर दूसरा लिगेंड, फिर तीसरा लिगेंड, फिर चौथा। ये CO हैं जो अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं। अच्छा, CO में जो डोनेशन होता है हमेशा याद रखेंगे कार्बन डोनेट करता है। कार्बोनाइल ग्रुप में ये भी पढ़ाया गया होगा आपको, कार्बोनाइल ग्रुप है, इसको 4 की ज़रूरत, इसको 2 की ज़रूरत। ऑक्सीजन स्टेबल हो गया भाई, इसके पास 2 लोन पेयर बचे हुए हैं, कार्बन के पास 1 लोन पेयर बचा हुआ है, कार्बन अनस्टेबल है। तो क्या होता है, यहाँ से बैक बॉन्डिंग होती है, यानी इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया जाता है लोन पेयर। तो ये कुछ कहानी इस तरह का बनता है, ऑक्सीजन के पास 1 लोन पेयर, कार्बन के पास लोन पेयर 1। ये बिल्कुल m बाइडेंटेट लिगेंड है, लोन पेयर दोनों पर अवेलेबल है, लेकिन डोनेट कौन कर रहा है, ये कार्बन लोन पेयर डोनेट कर रहा है, क्योंकि कार्बन के अंदर डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का कॉन्सेप्ट GOC वगैरह में पढ़ाया गया है, कार्बन ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव कौन, ऑक्सीजन, ये देगा नहीं। दूसरा, अगर हम इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, ये दोनों कोवैलेंट है, ये कोऑर्डिनेट है, अगर हम इसे सिंगल कोवैलेंट में कन्वर्ट करें, तो ये भी पढ़ाया गया है कि चूंकि इसने लोन पेयर डोनेट किया है तो इसको सिंगल कोवैलेंट में करोगे तो इस पर आएगा एक चार्ज जिसका नाम है फॉर्मल चार्ज, और ये O पर आ जाएगा प्लस चार्ज, इसीलिए वो अपने लोन पेयर को क्या करेगा, अंदर की तरफ खींच लेगा। और कार्बन पर आएगा माइनस चार्ज, तो ये क्या करेगा, इस लोन पेयर को रिपेल करेगा। तो ये कार्बोनाइल के अंदर थोड़ा सा टेंडेंसी है बॉन्ड फॉर्मेशन का। तो याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आता है, कार्बन पे माइनस चार्ज आता है, और ये चार्ज कहलाते हैं हिडन चार्ज या फॉर्मल चार्ज। These are hidden charges और फॉर्मल चार्ज। तो इस वजह से भी ऑक्सीजन ही डोनेट करता है। तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे रहा है इस ऑर्बिटल को, इस ऑर्बिटल को, इस ऑर्बिटल को। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3 बोले तो टेट्राहेड्रल को शॉर्ट में TD लिखता हूं मैं।
तो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से, टेट्राहेड्रल। कोबाल्ट नहीं, निकेल है, सेंट्रल एटम हमारा निकेल है, सेंट्रल एटम निकेल है, और ये बनेगा हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो इसका मतलब ये हो गया कि टेट्राहेड्रल होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, आउटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, आउटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। लेकिन खैर ऑप्शन के हिसाब से देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, नहीं। दूसरा टेट्राहेड्रल एंड डायमैग्नेटिक, यस, करेक्ट आंसर इज 2, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन मैं तीसरा भी पढ़ता हूँ, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, स्क्वायर प्लेनर नहीं बनाएगा भाई, और चौथा कह रहा है टेट्राहेड्रल एंड पैरामेट्रिक, नहीं, टेट्राहेड्रल तो है बट पैरामेट्रिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। आयरन कार्बोनाइल FeCO5, आयरन कार्बोनाइल इज टेट्रान्यूक्लियर, मोनोन्यूक्लियर, ट्राइन्यूक्लियर, डाइन्यूक्लियर। बहुत आसान, मोनोन्यूक्लियर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। अभी बताता हूं कैसे। मोनोन्यूक्लियर, देखो होता क्या है, मोनो का मतलब हो गया वन, न्यूक्लियर का मतलब हो गया न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल एटम। यानी अगर सेंट्रल एटम एक ही है, सेंट्रल एटम एक ही है और यहां 5 लिगेंड हैं, 5 लिगेंड हैं, तो भाई लिगेंड से हमें मतलब नहीं है, लिगेंड से हमें मतलब नहीं है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है तो सी सेंटर दे रहा, सी से डोनेशन हो रहा, ठीक है। तो सेंट्रल एटम से कोई लेना देना नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, सॉरी, लिगेंड से लेना देना कुछ नहीं है। सेंट्रल एटम कितना है, तो सेंट्रल एटम एक है, तो आयरन एक होगा तो उसका एक ही न्यूक्लियस होगा। हाँ, अगर यही कुछ इस तरह से बन जाए, बता रहा हूँ क्या, MO2 CO10 9 जो भी है, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम 2 पीस है, सेंट्रल एटम, तो ये हो जाएगा आपका बाई न्यूक्लियर। यानी ये जो आप मोनो देख रहे हो, मोनो का मतलब तो 1 होता ही है, मोनो मीन्स 1। न्यूक्लियर मतलब सेंट्रल एटम कितने हैं, क्योंकि हर एटम में एक न्यूक्लियस होगा, तो जितने सेंट्रल एटम उतना ज़्यादा। तो इसमें क्या होता है, मेटल मेटल एक्चुअली बॉन्डिंग भी होता है, कुछ इस तरह से होता है, मॉलिब्डेनम, और फिर इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह दिखलाए जाते हैं, ठीक है, 2 2 4 1 5 1 5 इस तरह से 10। कई बार ब्रिजिंग भी होती है, तो खैर वो तो क्वेश्चन जब आएगा तो देखेंगे। हम लोगों ने ब्रिज हेड कार्बन का कॉन्सेप्ट भी सीखा था, तो इसे कहेंगे बाई। तो आप तो देखें तो क्वेश्चन तो काफ़ी आसान कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर आयरन जो है वो सिर्फ एक ही पीस है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोनोन्यूक्लियर, मोनोन्यूक्लियर। ऑप्शन नंबर 2 पर दिख रहा है मोनोन्यूक्लियर। तो सेंट्रल मेटल देख लिया करो, वहीं से बता दो कि मोनोन्यूक्लियर है या बाइन्यूक्लियर है। (87) ये लास्ट क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पूछा गया था, और ये मैचिंग है, इधर लिखा है कोबाल्ट 3+, क्रोमियम 3+, आयरन +3 यानी फेरिक, और निकेल +2। इधर दिया हुआ है इसका मैग्नेटिक मोमेंट √8 Bm, दूसरे में दिया हुआ है √35 Bm, √3 Bm, √24 Bm, और एक एक्स्ट्रा दे दिया है √15 Bm। बताना ये है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर, आपको करना क्या है,
आपको करना ये है कि आप कोबाल्ट का निकालें। मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, ये हमारा कोबाल्ट +3 में, पहले मैं कोबाल्ट निकालता हूँ। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, तो इसका मतलब S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और D के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन। फिर है क्रोमियम Cr 24, S के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली होता है S के अंदर 2, D के अंदर 4, उसके बाद वो पेयरिंग एनर्जी है, एक्सचेंज एनर्जी है, उसके हिसाब से दिखते हैं हाफ फील्ड सिमेट्रिक ऑर्बिटल, तो 4s1 3d5 हो जाता है। ये एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन के नाम पर ही पढ़ाया जाता है, हालांकि एक्सेप्शन है नहीं। आयरन का 26 होता है बेटा, S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। और लास्ट में है आपका निकेल 28, S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, D के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। देखो ये बड़ा आसान सा कोड मैंने पढ़ाया है, एटॉमिक नंबर याद होगा। ये S ये D, ये S ये D, ये S ये D, इसे भी कर सकते हो तुम। ये S ये D, बाद में फिर S को 1 कर देना, D को 5 कर देना, या 2 4 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि आयन है बेटा, आयन में लिख सकते हैं, आयन में लिख सकते हैं। अब सुनो क्या मैं बोल रहा हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 7। आउटर से निकलता है, ये चौथा आउटर है, भले अंदर लिखा है ऑब्बो प्रिंसिपल के हिसाब से, लेकिन है आउटर में। 2 यहाँ से निकालो, 1 यहाँ से निकालो, 1 यहाँ से निकालोगे तो 6 बच जाएगा। चलो क्रोमियम, क्रोमियम भी +3 में है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना, 1 यहाँ से निकालो, 2 यहाँ से निकालो, 5 में से 2 चला गया, 3 बचेगा। आयरन भी +3 में है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, 2 यहाँ से निकालो, 1 यहाँ से निकालो, 1 यहाँ से निकालेंगे तो 5 बचेगा। निकेल में 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ से निकाल दो, D8 बचेगा। अब देखो अगर ये D6 है तो इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? तो जवाब है 4। ये है D3 तो इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 3। ये है D5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, यहाँ D8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। कहते हैं हाफ फील्ड तक यानी D5 तक जितना होगा उतना ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे बना के भी दिखा देंगे। D5, D में टोटल 10 होते हैं, तो हाफ फील्ड मतलब 5 तक, तो 5 तक का मतलब 3 पर 3, 5 पे 5, D1 पे 1, D2 पे 2, D3 पे 3, D4 पे 4, D5 पे 5। और हाफ फील्ड से जैसे ही ज़्यादा हो तो 10 पुराने की कोशिश करो। 6 में कितना जोड़ेंगे कि 10 होगा? 4। 8 में कितना जोड़ेंगे कि 10 होगा? 2। बाकी रह गई बात दिखलाने की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहाँ पर D ऑर्बिटल बना देता हूँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिन लेंगे 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। अब देखो मैं कम से बनाता हूँ, सबसे कम इलेक्ट्रॉन D में कहाँ है? 3। तो अगर D में 3 इलेक्ट्रॉन होगा बेटा तो 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। आप ऐसे भी देख सकते थे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलो आगे सुनो, उसके बाद क्या है? 5, पाँचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर कितना है? 6। जैसे ही छठा इलेक्ट्रॉन आया, अब कितने अनपेयर्ड हो गए? 1 2 3 4। D में 6 है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 8 अगर रहता, 7 और 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इतना तो पता चल गया कि सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब देखो बोर मैग्नेटम तो यूनिट है, मैग्नेटिक मोमेंट को अगर मैं म्यू से रिप्रेजेंट करूं तो इसका फॉर्मूला हो जाता है n × n+2, मतलब जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए हैं उसमें आप 2 जोड़कर मल्टीप्लाई कर दो और रूट लगा दो। सिंपल सी बात ये है, फॉर्मूला बल्कि ये है, लेकिन समझाने के लिए मैं क्या कहता हूँ तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ज़रा सुनो। मैंने ये कहा जितने अनपेयर्ड हैं इसमें 2 जोड़ो, तो 4 में 2 जोड़ोगे कितना होगा? 6। 6 और 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे 24 हो जाएगा, रूट लगा के लिख देना 24 bm। यही तरीका है, अगर आप चाहो तो यहाँ रख भी सकते हो, यहाँ 4 यहाँ 4, 4 + 2 6, 6 × 4 24। तो पहले का आंसर तो हो गया आपका 24, यानी ए का आंसर है 4। अब जिस भी ऑप्शन में है वही आंसर होगा भाई, कई बार एक ही से पता चल जाता है, लेकिन खैर मैं तो अभी सिखा रहा हूँ तो सब निकाल रहा हूँ। दूसरा बताओ, अगर ये 3 है तो मैंने क्या बोला? जितना अनपेयर्ड रहेगा उसमें 2 जोड़ेंगे बेटा। 3 में 2 जोड़ो, 5, 5 × 15, 2 जोड़कर वापस मल्टीप्लाई करना है, 2 जोड़कर वापस मल्टीप्लाई करना है। मैं सब निकाल लेता हूँ। 5 है, 2 जोड़ो 7, 7 × 5 = 35, 2 है, 2 जोड़ो 4, 4 × 2 = 8, यानी जोड़कर वापस मल्टीप्लाई कर देना। इसमें 2 जोड़ोगे 4, 4 को 2 से, इसमें 2 जोड़ोगे 7, 7 में 5 से, इसमें 2 जोड़ोगे 5, 5 में 3 से, इसमें 2 जोड़ोगे 6, 6 में 4 से, जोड़कर मल्टीप्लाई करके रूट लगा दे। तो अब बता मेरा जवाब क्या था? कोबाल्ट पर 24 दिख रहा था रूट के अंदर, क्रोमियम पे 15 दिख रहा है, क्रोमियम पे 15 दिख रहा है, यानी दूसरे का 5 हो गया, पहले का 4 दूसरे का 5,
मैं ऑप्शन एक बार देख लेता हूँ। पहले का 4 दो जगह था, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 में। दूसरे का 5, भाई जवाब तो आ गया, मेरा पहला ही आंसर है, 2 ही से आ गया, लेकिन बाकी को भी मिला लेते हैं। तीसरा आयरन था मेरे पास, 35 आया है, आयरन का 35 मतलब तीसरे का दूसरा होना चाहिए। हाँ सही है, सी का 2 है। और डी निकेल था हमारा, उसका 8 है, यानी फर्स्ट, फर्स्ट सही जवाब है 4, 5, 2 एंड 1। तो इस तरह से, हाँ ठीक है, इतने ही सवाल हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आए हैं। तो अगर आप पूरा एनालिसिस करें इनऑर्गेनिक के पेपर को, तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो 2018 में पूछे गए थे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से थे। आप देखें हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन आया है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, डी ट्रांजिशन पे, यानी डी ब्लॉक, और साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन है। जैसे मैग्नेटिक मूवमेंट पे भी सवाल पूछ लिया है, मोनोन्यूक्लियर का कॉन्सेप्ट भी आपसे पूछ लिया है कार्बोनाइल के कॉन्सेप्ट में, और फिर निकेल का देकर टेट्राहेड्रल और डायमैटिक वाला कॉन्सेप्ट। तो कुल मिलाकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अच्छा खासा सवाल आया है इनऑर्गेनिक 2018 नीट के पेपर में। और साथ में केमिकल बॉन्डिंग तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है ही, इसमें हम लोगों ने देखा एमओटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और साथ में यहाँ जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, स्ट्रक्चर के बेस पर। तो बहरहाल इनऑर्गेनिक का जो क्वेश्चन था नीट का 2018 का, वो यहीं पे ख़त्म होता है। हम लोग कंटिन्यू करेंगे लेक्चर, नेक्स्ट कल आएगा, और जो तीसरा पार्ट होगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए होगा 2018 में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।